हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे वर्क इंजन पावर का लेक्चर नंबर 6। वर्क इंजन पावर में अब तक लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़े, वर्क डन बाय ए फोर्स और स्प्रिंग के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक से क्वेश्चन सबसे पहली बात तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चंस कोलिजन के मिल जाते हैं तो बिल्कुल अटेम्प्ट करना छोड़ना मत, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। कुछ बेसिक्स बातें हैं उनको बताऊंगा, उनको समझना, उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, आराम से कर लोगे। बस उसके साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की तुमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों की अब जैसा हम जानते हैं कि अब जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, 2 मंथ का ही समय हमारे पास बचा हुआ है। अब 2 मंथ के समय में तुमको ये समझना होगा कि तुम कितना पढ़ सकते हो, तुम कितना कर सकते हो, इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। हम लोग अब सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ें, वही चीज़ों पर फोकस करें जो हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, उनको हमेशा रिवाइज करते रहें। नई चीज़ों को पढ़ने का हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। टाइम मिलेगा तो बिना स्ट्रेस लिए, बिना खुद को पेन दिए हम कर लेंगे, लेकिन स्ट्रेस इतना नहीं देंगे कि हमारा जो अच्छा खासा प्रिपेयर्ड चैप्टर है वो भी हमारा ख़राब हो जाए, ठीक है। तो देखो, ये एग्जामिनेशन चांसेस की बात बहुत होती है, प्रोबेबिलिटी की बात बहुत होती है। हो सकता है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुमने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं अच्छे से, उसके ढेर सारे क्वेश्चन तुमको मिल जाए। तो हमें हमेशा तैयार रहना होगा एंड वी मस्ट होप फॉर द गुड, कि यार मैंने जो पढ़ रखा है उससे क्वेश्चन आएगा, है ना। जो नहीं पढ़ रहा है उसके बारे में परेशान नहीं होना, फॉरगेट इट, छोड़ दो, देखा जाएगा, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास 12th की फिजिक्स हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, देख रहे हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर चुके हैं हम लोग। क्लास 11th में हम लोग वर्क इंजन पावर ख़त्म होने वाला है, फिर ग्रेविटेशन शुरू होगा, रोटेशन की बात होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, है ना। तो अच्छे से हम लोग का बहुत प्लान तरीके से कोर्स सिलेबस चलेगा, फाइन। तो आज के अगर हम लोग टॉपिक की बात करें बच्चों, जिसका नाम है कोलिजन, तो कोलिजन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 टाइप के कोलिजन लोग को पढ़ना होगा, इलास्टिक, इनइलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक, या इसको कभी कभी नेचुरल कोलिजन भी कहते हैं। तो आज तुमको मैं इन तीनों टाइप कोलिजन के बारे में बताऊंगा कि ये कोलिजन्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, किस कोलिजन का क्या प्रॉपर्टी होता है, हमको कैसे उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी पहला कोलिजन इलास्टिक कोलिजन। देखते हैं क्या होता है, इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। सपोज दैट सबसे पहले कोलिजन का मतलब होता है जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, तो उनके टकराने के बाद जो फिनोमेना होता है, जो चेंजेस होते हैं एनर्जी में, मोमेंटम में, स्पीड में, वेलोसिटीज़ में, डायरेक्शन में, सब कुछ हमको देखना होता है। यहाँ पर भी 2 बात होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन की बात अभी मैं फिलहाल नहीं करेंगे, पहले 1 डायमेंशन समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले एकदम बेसिक चीज़ से समझो। सपोज करो बच्चों, मेरे पास एक बॉडी है, चलो मैं इस बॉडी को ए नाम देता हूँ, ठीक है। और ये m1 मास की है और ये मान लो बच्चों v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक। दूसरी बॉडी है, वो मान लो मैं नाम दिया बॉडी b है, जो m2 मास की है और मान लो बच्चों ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं इनके बीच कोलिजन हो, टक्कर हो, एक दूसरे को टक्कर मारे। तो अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात मैं तुमको बताऊं, दिखाऊं फिगर में, और तुमसे पूछूं कि ये बताओ ए और बी के बीच कोलिजन कब होगा, ये बॉडी ए बॉडी बी को टक्कर कब मारेगी, तुम कहोगे सर जाहिर सी बात है, जो पीछे वाला बॉडी है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तब तो टक्कर मारेगा। इट्स वेरी कॉमन कि अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी बी की, तो बी तो आगे निकल जाएगा, ए उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं पूछूं सबसे पहले कि ए और बी के बीच कोलिजन होने के लिए क्या चाहिए, तुम कहोगे सर चाहिए की बात करेंगे तो हमें ये चाहिए, v1 शुड बी ग्रेटर देन v2, v1 की वैल्यू v2 से बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी हो चाहिए, बस बड़ी हो सर, कितनी बड़ी हो से क्या मतलब, बड़ी हो कभी ना कभी टक्कर मारी,
तो V1 मस्ट बी ग्रेटर देन V2, और जो दोनों का डिफरेंस होता है बच्चों ना, जो दोनों का डिफरेंस होता है V1 माइनस V2, इसको कहते हैं इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनका जो डिफरेंस है, जैसे इसकी स्पीड मान लो 7 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड मान लो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। तो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होगा, वो पास आएंगे और कोलिजन होगा। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा बच्चों वो होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो V1 माइनस V2 विल बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि कितने स्पीड से उनका अप्रोच हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो A ने B को कोलाइड किया, तो होता क्या है कि जब भी दो बॉडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप, जब भी दो बॉडी एक दूसरे से बच्चों कोलाइड करती है, तो जब वो कोलिजन करते हैं तो उनका जो शेप है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जिसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। कि शेप में क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म्ड हो गई, बिगड़ गई। तो जैसे ही A B को कोलाइड करेगा, टक्कर मारेगा, इनका जो शेप है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये डिफॉर्मेशन क्यों होता है, ये डिफॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ देयर इलास्टिसिटी। उनमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टी मौजूद है बॉडी में, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होता है। कुछ कह सकते हो कि जैसे स्प्रिंग में हम लोग डिफॉर्मेशन पढ़े थे कि स्प्रिंग को अगर कंप्रेस कर दो, दबा दो, तो वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, वैसे ये भी डिफॉर्म्ड हो जाएगा। और जैसे स्प्रिंग को जब तुम डिफॉर्म करते हो तो स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़े हैं हम लोग। तो जैसे ही ये बॉडी डिफॉर्म्ड होगी, इनके डिफॉर्मेशन से इनके अंदर एक एनर्जी जाकर के स्टोर हो जाएगी, जिनको हम कहते हैं बच्चों डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इनके अंदर स्प्रिंग जैसा कुछ लगाओ, तो होता क्या है कि जब भी दो बॉडी आपस में टकराती है, टकराने के बाद उनका शेप हल्का सा बिगड़ जाता है। नॉट नेसेसरली कि ये शेप जो बिगड़ा है वो हमें आंखों से दिखाई पड़े, नॉट नेसेसरली कि हमको देखे कि हाँ इसमें डिफॉर्मेशन, नॉट नेसेसरली। वो डिफॉर्मेशन एटॉमिक लेवल पर भी हो सकता है, हमको दिखाई ना पड़े मगर डिफॉर्म्ड हो गया। अब ये डिफॉर्मेशन की वजह से जो बॉडी दब जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है, इसके वजह से इनके अंदर एक, थोड़ी बात ध्यान से समझना जो बोल रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। कैसी, कहाँ से, तो उसको समझाने का तरीका तुमको मैं क्या बताता हूँ, सुनो। जब हम लोग किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो याद को उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है, कुछ याद आ रहा है। तो यहाँ भी तो दो बॉडी टकराने के बाद दब रही है, कंप्रेस हो रही है, देख लो, है ना, लाइक स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। और कुछ मैकेनिज्म भी वही होता है जैसे स्प्रिंग वाला। यहाँ जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो इनके इलास्टिक बिहेवियर की वजह से ही हो रहा है, और स्प्रिंग में भी इलास्टिक बिहेवियर की वजह से ही होता है। तो कुछ मैकेनिज्म वैसे ही है कि बॉडी आएगी और डिफॉर्म्ड होगी लाइक स्प्रिंग, और जब स्प्रिंग डिफॉर्म होती है तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब ये डिफॉर्म्ड हो रही है और सेम मैकेनिज्म है लाइक स्प्रिंग बिकॉज ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो जब ये डिफॉर्म्ड होगी बॉडी तो बच्चों इसमें एक एनर्जी जाकर के बैठ जाएगी, जिसको कहते हैं डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी आती कहाँ से है? तो बच्चों जो दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रही है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं बताओ। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1v1 स्क्वायर, इसकी कितनी है, हाफ m2v2 स्क्वायर। तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी तो वही है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का ही कुछ भाग, कुछ हिस्सा, अ पार्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का ही कुछ हिस्सा जा करके इसमें बैठ जाता है, जिसके वजह से थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर चेक करोगे तो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा, किसकी काइनेटिक एनर्जी का, जो बॉडी कोलाइड कर रही है उनका टोटल जो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि तुमको समझाने के लिए अगर मैं कहूँ कि इसकी एनर्जी मान लो 6 जूल है, हाफ m1v1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी मान लो बच्चों 4 जूल है,
हाफ m2v2 तो पूरी एनर्जी कितनी हो गई 10 जूल हो गई। 10 जूल में से मान लो मैंने कहा कि 2 जूल इसमें डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया स्टोर हो गया। तो अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 8 जूल हो गई भाई, 10 थी दोनों का मिला के 10 था, उसमें से 2 जूल स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, तो 8 जूल काइनेटिक एनर्जी फिलहाल अभी एट द मोमेंट है। ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन हो गया, डिफॉर्मेशन से कोलिजन हुआ, कोलिजन से डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन से एनर्जी स्टोर हुई और काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ। लगभग सारे कोलिजन में यहाँ तक कहानी सेम होती है। हम लोग 3 टाइप के कोलिजन पढ़ेंगे, इलास्टिक, इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक या नेचुरल। तो तीनों में यहाँ तक कहानी मोर और लेस सेम होती है। इसके बाद कहानी बदल जाती है और इसके बाद क्या होगा, जैसे बॉडी आई, टकराई, डिफॉर्म हो गई, एनर्जी काइनेटिक का कुछ हिस्सा स्टोर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, क्या ये एनर्जी वापस मिलेगी, बॉडी कभी अलग होगी, ये डिफॉर्मेशन कभी ख़त्म होगा, क्या होगा। इसके बाद का जो सीन होगा बच्चों वो डिपेंड करता है जो बॉडीज टकराई हैं वो कैसी है, आखिर उनमें बिहेवियर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। और फिर टाइप्स ऑफ कोलिजन डिफाइन कर देते हैं हम लोग। तो मान लो जो बॉडीज आपस में टकराई हैं, जिनमें कोलिजन हुआ है, मान लो ये परफेक्टली इलास्टिक है, एक मोमेंट के लिए मान लो कि दे आर परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगी तो जाहिर सी बात है अपना रूप दिखाएगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो होगा क्या कि जब ये कोलिजन ख़त्म होगा, बॉडी सेपरेट होगी, कुछ ऐसे, ये आफ्टर द कोलिजन का फिगर मैं बना रहा हूँ। तो बच्चों अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है तो जैसे ही कोलिजन ख़त्म होगा ये दोनों बॉडी सेपरेट हो जाएंगे, तो जो डिफॉर्मेशन इनमें आया था वो 100% रिकवर हो जाएगा, पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन गायब, इनका शेप और साइज बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा जैसा कोलिजन के पहले था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तो बॉडी ए और बी अलग हो गई। बॉडी ए का मास m1 था, मान लो ये v1 डैश स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया। बॉडी बी का मास m2 था, मान लो बच्चों ये v2 डैश स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया आफ्टर द कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि बॉडी जब सेपरेट होती है कोलिजन के बाद, तो जो डिफॉर्मेशन आया था ये वाला, ये पूरा डिफॉर्मेशन खत्म, बॉडी का शेप और साइज बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो यहाँ पर पे एनर्जी स्टोर हुई थी 2 जूल, ये जो 2 जूल एनर्जी स्टोर हो गई थी ये भी बॉडी को वापस मिल जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर तुम काइनेटिक एनर्जी चेक करोगे तो इनिशियल के एग्जैक्टली इक्वल पाओगे। अलग अलग बदल सकती है, जैसे इसका 6 और 4 था तो कोलिजन के बाद हो सकता है कि 7 और 3 हो जाए, है ना, 8 और 2 हो जाए, अलग अलग बदल सकता है। 6 वाले का 3 हो जाएगा, 4 वाले का 7 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, मगर टोटल विल बी 10 एंड 10। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इस टाइप के कोलिजन को बच्चों कहते हैं इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें बॉडीज आती हैं, टकराती है, कोलाइड करती है, एनर्जी का कुछ हिस्सा डिफॉर्मेशन में स्टोर होता है, लेकिन जैसी बॉडी सेपरेट होगी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, शेप की रिकवरी हो जाएगी, लॉस्ट एनर्जी वापस मिल जाएगी और हम कहेंगे कि एनर्जी में लॉस नहीं है, हुआ बीच में हुआ मगर वापस मिल गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम एज इनिशियल, शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे कोलिजन को बच्चों बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हाँ, एक बात और है कि कोलिजन के पहले ए की स्पीड ज़्यादा थी, बी की स्पीड कम थी। जब कोलिजन हो जाएगा, ए बी को टक्कर मार लेगा तो बी फिर दोबारा पकड़ में, कोलिजन 2 बार नहीं होता कि ए ने बी को मारा फिर दौड़ा के मारा जा रहा है, दौड़ा के मारा जा रहा है, ऐसा नहीं होता कि ए बी बस पकड़ा मारा, एक बार मारा तो ऐसा नहीं होता। एक बार कोलिजन होगा तो फिर दोबारा बी पकड़ में नहीं आएगा, तो बी की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ए की स्पीड कम होगी। तो हियर वी कैन से v2 डैश
विल बी ग्रेटर देन v1 डैश। और दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है v की तो दोनों के बीच सेपरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो फिर पकड़ में नहीं आ पाएगा। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा बच्चों, जो दोनों का डिफरेंस होगा v2 डैश माइनस v1 डैश, इसको हम कहा करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो दो बातों का यहाँ ध्यान रखना, कोलिजन के पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और अभी हम लोग ये प्रूफ भी करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे अच्छा एक बात और, हमें दो तीन चीज़ का बात ध्यान में रखना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन में दो तीन बात ध्यान रखना। सबसे पहले मोमेंटम की बात करते हैं। चूँकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम खुद ही एक बॉडी को दूसरे बॉडी फोर्स मार रहा है, कोई बाहर का फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं बच्चों, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो सबसे पहली बात किया जाए, इसमें हम लोग को जो फॉर्मूला पढ़ना है कि m1v1 प्लस m2v2, मतलब मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, ठीक है। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी सुना ध्यान से एक चीज़, सबसे पहली बात क्या ध्यान रखोगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दूसरी बात, तुमने क्या देखा कि एनर्जी में लॉस तो हुआ मगर फिर वो वापस मिल गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में भी कोई लॉस नहीं है। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, दूसरा इक्वेशन बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी कंजर्व रहती है। हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई। और इलास्टिक कोलिजन में एक और बात होती है, कोलिजन के पहले जितने स्पीड से बॉडी पास आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान सुनना, कोलिजन के पहले जिस स्पीड से बॉडी पास आती है, कोलिजन के बाद उसी स्पीड से क्या होती है, अलग होती है। तो इलास्टिक कोलिजन में बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब पास आने की वेलोसिटी और दूर जाने की वेलोसिटी, ये दोनों इक्वल होती है। कोलिजन के पहले जितने तेजी से पास आता है, कोलिजन के बाद उतनी तेजी से क्या होता है, दूर भी जाता है। इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ मगर फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, हम रिजल्ट की बात करेंगे। जब मैं 11th क्लास पढ़ाता हूँ तो बकायदा उसको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है, बट अभी सिर्फ रिजल्ट की बात करेंगे क्योंकि हमको उसको अप्लाई करने पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमको उसके प्रूफ करने पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। हमको पढ़ना है उस कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को, और उसको अप्लाई करना सीखना है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है बच्चों इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, कहाँ था वेलोसिटी ऑफ दिस, और यू कैन से v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलास्टिक कोलिजन की। सब में ऐसा नहीं होगा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन की बात है। तो ये सब जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना, इन्हीं प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरे इलास्टिक कोलिजन को मैं ब्रीफली बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। फिर से सबसे पहली बात, इलास्टिक कोलिजन में बॉडी कोलिजन के बाद जब सेपरेट होती है तो इनका जो डिफॉर्मेशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सबसे पहली बात कि डिफॉर्मेशन जो भी था वो सब का सब गायब हो जाएगा, बॉडी वैसे ही हो जाएगी जैसा कोलिजन के पहले था, देखने में लगेगा कुछ ऐसे हुआ ही ना। तो सबसे पहली बात क्या रखोगे, 4-5 बार ध्यान रखना। पहली बात,
इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद शेप और साइज वैसी ही होगी जैसा कोलिजन के पहले था। नंबर 2, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इस कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। दूसरी बात कि चूंकि डिफॉर्मेशन जो आता है वो गायब भी हो जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, यानी कि लीनियर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी यहाँ पर पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। तीसरी बात, इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमेशा इक्वल होंगे। कोलिजन के पहले जितनी तेजी से पास आएगा, कोलिजन के बाद उतनी तेजी से वो सेपरेट भी होगा। तो ये भी इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है। तो इलास्टिक कोलिजन के बारे में ये कुछ बेसिक बातें हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या होता है, तो हम कहेंगे हाँ दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है जो उनको याद होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन में हाँ ये चीज़ें होती हैं, ऐसे बॉडी मूव करती है, ऐसे मोमेंटम कंजर्व होता है, ऐसे एनर्जी कंजर्व होती है। इन्हीं सबसे तो क्वेश्चन पूछता है, इन्हीं सबसे तो क्वेश्चन पूछेगा। अप्लाई करके तुमको रखना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट तुमको जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। लेकिन अभी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो होता है स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, एक एक करके बताऊंगा। इसे कॉपी कर लो, फिर मैं स्पेशल केसेस की तरफ तुमको ले जाता हूँ। जाते ओके। तो बच्चों अब इसमें कुछ स्पेशल केस हम लोग को पढ़ने होते हैं। स्पेशल केस क्या होता है वो समझो पहले क्या है। जैसे दो बॉडी में से एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा हो जाए, दूसरे वाले का बहुत कम हो जाए। जैसे जो टक्कर मार रहा है उसका मास बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जो टक्कर खाने वाला उसका मास बहुत कम हो जाए, या जो टक्कर मार रहा है उसका मास बहुत कम हो, टक्कर खाने वाले का मास बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसी को बोलते हैं स्पेशल केस, कि जब ए का मास बहुत बड़ा होगा, बी का छोटा होगा तो क्या होगा। जब ए का मास बहुत कम होगा, बी का बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं स्पेशल केसेस। इन्हीं स्पेशल केसेस में देखना है कि कोलिजन किस रूप में होगा, और इससे बहुत क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे बोल देगा व्हेन अ हैवियर बॉडी कोलाइड विथ अ लाइटर बॉडी एट रेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब तुमको पता होना चाहिए कि हैवियर बॉडी एक रेस्ट में रखे लाइट बॉडी को टक्कर मारता है तो क्या होता है। वही रिजल्ट हम लोग को पढ़ना है स्पेशल केसेस में। बट उसके पहले एक चीज़ मैं तुमको बताऊंगा जो ध्यान से समझना। हमें इन जो दोनों बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन v1 डैश और v2 डैश, हमें इनकी वैल्यू मान लो फाइंड करनी है। अभी हमने क्या किया, दो इक्वेशन फॉर्म किए थे। एक मोमेंटम वाला इक्वेशन था, याद आ रहा होगा। दूसरा काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन था। एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम था, एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी था। बराबर बात है, समझ में। मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसकी जोर से लर्निंग समझ रहोगे। तो मोमेंटम वाले इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाएगा तो v1 डैश और v2 डैश मतलब कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो उसकी वैल्यू ये आती है। अब तुम कहोगे सर इसको क्या याद करना है क्या? बिल्कुल याद नहीं करना है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यार। जो स्पेशल केस में तुमको बताने वाला हूँ वो तुमको समझ में आए इसलिए इनको लिखा गया है। याद क्या करना है, स्पेशल केस याद रखना है, ये चीज़ नहीं। स्पेशल केस कैसे आया ये तुमको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर बहुत मन करे याद कर से तो कोई दिक्कत नहीं, याद करने का तरीका अगर ढूंढोगे तो बहुत आराम से मिल जाएगा कैसे इसको मेमोराइज किया जाए। फिलहाल स्पेशल केस क्या है देखो, तो ये जो स्पीड क्या है v1 डैश मतलब बॉडी ए की स्पीड इस तरह आती है। v2 डैश मतलब बॉडी बी की स्पीड कोलिजन के बाद कुछ इस तरीके से आती है। अब इनको हमको यूज़ करना है स्पेशल केसेस में। तो राइट डाउन स्पेशल केसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस, अब स्पेशल केसेस क्या है वो देखो, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशल केसेस बच्चों पहले हम लोग ये मानते हैं कि m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, ठीक है। हमने मान लिया कि जो बॉडी A है जिसका मास m1 है वो m2 से बहुत ज़्यादा है,
इतना ज़्यादा है कि M2 को हम M1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा है। यू कैन नेगलेक्ट M2 विद रिस्पेक्ट टू M1, नेगलेक्ट कर सकते हो। अब ये एज्यूम करने के बाद V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू क्या होगी उसको मैं तुमको दिखाता हूँ। चलो देखो, M2 अगर बहुत छोटा है तो M1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो M1 माइनस M2 में M2 ऊपर से नीचे से 0 कर दो, M2 यहाँ भी हट गया, M2 यहाँ भी हट गया, तो M1 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारा ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1। M2 को तो वैसे ही छोड़ दिए, M1 कट के 1 हो गया, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, V1। तो V1 डैश की जो वैल्यू आएगी मैं लिख रहा हूँ, V1 डैश विल बी V1 प्लस, और M2 बहुत छोटा है तो बहुत छोटा होगा अपॉन बहुत बड़ा होगा तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी, इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाए V1 प्लस 0। तो V1 डैश विल बी अप्रॉक्सीमेटली V1। ठीक है, इसका मतलब क्या बताऊंगा, पहले रिजल्ट तुमको लिख के दिखाता हूँ। अब चलो V2 डैश की बात करते हैं। V2 डैश अगेन बच्चों यहाँ देखो M2 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, M2 की वैल्यू M1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, 0, बहुत छोटी वैल्यू है। तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 2M1 बाई M1, तो M1 से M1 कैंसिल, यू विल हैव 2V1, यू विल हैव 2V1 माइनस अगेन M1 माइनस M2 इज ओनली M1, M1 प्लस M2 इज ओनली M1, क्योंकि M2 को यहाँ से भी छोड़ सकते हो, M2 को यहाँ से भी छोड़ो, छोटी वैल्यू है। तो M1 बाई M1 कितना हो जाएगा, 1। तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा बच्चों, V2। तो 2V1 माइनस V2, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखा है। तो हमने ये स्पेशल केस एज्यूम किया कि M1 बहुत भारी है और M2 बहुत छोटा सा है। तो जब बहुत भारी बॉडी किसी बहुत छोटे से बॉडी को टक्कर, जैसे कोई ट्रक बहुत हैवी है, एक बजाय साइकिल वाले को टक्कर मार दे, तो सोचो क्या होगा, वही केस है। एक टक्कर बोल रहा हूँ, एक ट्रक बहुत तेजी से आ रही है, हैवी एकदम हज़ारों किलोग्राम मास लोडेड, बजाय साइकिल से जा रहा है कोई, तो सोचो ट्रक बहुत तेजी से आ रही है, हैवी है, और साइकिल वाले को टक्कर मार दे, सोचो क्या होगा, इमेजिन करो, बस सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। वही केस हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ लो कि जब हैवी ट्रक किसी साइकिल चलते वाले को टक्कर, भगवान न करे किसी को टक्कर ऐसे मारे, है ना, मान लो अगर हो गए तो क्या होगा, बस वही पढ़ने वाले हैं। क्या होगा, V1 डैश क्या था, बॉडी A की स्पीड, V2 डैश क्या था, बॉडी B की स्पीड। तो मैंने देखा कि जो V1 डैश है वो V1 के इक्वल आ रही है, V1 डैश V1 के इक्वल आ रही है, यानी कि बॉडी A के स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जो ट्रक साइकिल को टक्कर मारेगा तो क्या ट्रक की स्पीड पर फर्क पड़ता है क्या, सोचो, इमेजिन करो, वही है कि भैया ट्रक की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हैवियर बॉडी थी उसकी स्पीड पहले और बाद में सेम रहेगी। हैवी बॉडी ने लाइट बॉडी को टक्कर मारा तो हैवी बॉडी की स्पीड कोलिजन के बाद भी सेम रहेगी। वही रिजल्ट है, ये वही रिजल्ट है जो तुमको मैं समझाना चाहता हूँ कि बड़ा सा ट्रक, हैवी ट्रक, लोडेड ट्रक, मैसिव ट्रक किसी पतले से छोटे साइकिल को टक्कर मारेगा तो क्या होगा, ट्रक की स्पीड पर लगभग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही तो है, ट्रक की स्पीड आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू ट्रक की स्पीड बिफोर द कोलिजन। तो ट्रक का तो हालचाल ले लिया, अब जरा साइकिल वाले का हालचाल ले लो कि साइकिल वाले का क्या हाल होगा। और चलते हैं साइकिल की तरफ। साइकिल वाले की स्पीड V2 डैश 2V1 माइनस V2। ठीक है, यहाँ से कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट ये मिलेगा इफ V2 इज इक्वल टू 0, मैं V2 0 कर दूँ, यानी कि जो लाइटर बॉडी था कम मास वाला उसको रेस्ट में कर दो, कि जो हैवी बॉडी आ रही है, जो छोटे बॉडी को टक्कर मार रही है वो रेस्ट में है। तो V2 मैंने 0 कर दिया, तो V2 0 कर दोगे तो बच्चों V2 डैश क्या मिलेगा, V2 डैश मिलेगा 2V1। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्रक किसी साइकिल वाले को टक्कर मारे, जो साइकिल वाला रेस्ट में हो, तो साइकिल वाला जो इसकी जो स्पीड है वो ट्रक की दोगुने स्पीड से भाग जाएगा। यही तो कह रहा है ये,
यही तो कह रहा है कि v2 डैश इज इक्वल टू 2v1। v2 डैश मतलब बॉडी b की स्पीड 2v1 जो a की स्पीड था उसका दोगुना हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई ट्रक, इसको ऐसे समझो, अगर कोई हैवी ट्रक खूब स्पीड से चलता हुआ आ रहा है, हज़ारों किलोग्राम उसका मास है, और रास्ते में कोई साइकिल वाला चल नहीं रहा है, रेस्ट में खड़ा है, तो जब ट्रक उस साइकिल वाले को टक्कर मारेगा तो ट्रक की स्पीड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो साइकिल वाला खड़ा था वो दोगुने स्पीड से उड़ जाएगा, यही तो बताना चाह रहा है। ये एग्जाम में आता भी कि व्हेन अ हैवियर बॉडी कोलाइड्स विथ अ लाइटर बॉडी ऑफ वेरी नेग्लिजिबल मास एट रेस्ट, तो क्या होगा? तो भैया जो हैवियर बॉडी है उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, जो हल्की बॉडी थी रेस्ट में थी वो दोगुने स्पीड से उड़ जाएगा, विल फ्लाई अवे विद डबल ऑफ द स्पीड। यही तुम्हारा स्पेशल केस है जो एग्जाम में आता है तुम्हारे, तो तुमको उसको रटना नहीं है। जो ट्रक और साइकिल का एग्जाम्पल दिए उससे समझो, हैवी ट्रक है, साइकिल बेचारा खड़ा है रेस्ट में, तो ट्रक उसको टक्कर मारा, ट्रक पर फर्क नहीं पड़ा, साइकिल वाला उड़ गया डबल स्पीड से। तो ये स्पेशल केस तुमको ऐसे याद रखना होगा, ठीक है। तो ये स्पेशल केस नंबर 1 है, इसको नोट करो। स्पेशल केस नंबर 2 की तरफ तुरंत चलते हैं जल्दी। ओके बच्चों, सेकंड केस देखते हैं स्पेशल केस में क्या करें। अब सेकंड केस, अच्छा पहले केस से मैंने क्या ना, पहले केस से माना कि जो फर्स्ट बॉडी है जो टक्कर मार रहा था उसका मास बहुत ज़्यादा था, और जो टक्कर खा रहा था उसका मास बहुत कम था। ये फर्स्ट केस था। अब इसका उल्टा सोचो कि जो टक्कर मारने वाला बॉडी ये बहुत हल्का है, लाइट मास का है, लेकिन जो टक्कर खाने वाला बॉडी बहुत हैवी है। मतलब अब मैं एज्यूम करने जा रहा हूँ बच्चों कि m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, मतलब रोल रिवर्स कर दो। अभी क्या था, अभी ट्रक साइकिल को टक्कर मार रहा था, अब मान लो कि ट्रक को साइकिल वाला टक्कर मार रहा है, जस्ट रिवर्स कर दो और जो सोचो जो होता है वही होगा। मैथमेटिकली कर लो या दिमाग लगा सोचो क्या होगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों की, चलती ट्रक है, मैसिव, भारी, हैवी, हज़ारों किलोग्राम, और पीछे से कोई साइकिल वाला टक्कर मारने आ रहा है। इसके पहले क्या पढ़े थे, साइकिल वाला जा रहा है, ट्रक टक्कर मार रही है। अभी क्या पढ़े, ट्रक जा रहा है, साइकिल टक्कर मार, देखते हैं क्या होता है। तो m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो m1 को m2 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं m1 को नेगलेक्ट करूं तो m1 यहाँ से हट जाएगा, तो माइनस m2 बाई m2 कितना हो जाएगा, -1 माइनस v1। तो v1 डैश की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली -v1 ये हो गई, -v1 प्लस, और m2 को मैं m2 इज़ वेरी हैवी, तो m2 बहुत हैवी है, तो m1 को तो छोड़ दोगे, तो 2m2 बाई m2 कट जाएगा, 2v2 बचेगा, प्लस 2v2। अब v2 डैश की वैल्यू फाइंड करो, तो v2 डैश में फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा, m1 की वैल्यू बहुत कम है, तो m1 की वैल्यू बहुत कम, तो ये पूरा टर्म क्या होगा बच्चों, m1 बाई m2 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0। बहुत छोटा बहुत बड़ा ये टर्म क्या हो गया, 0, तो 0 माइनस, और m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, तो m1 को तो छोड़ देना है, छोड़ दिया, तो माइनस m2 बाई m2 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यू गॉट प्लस v2, ठीक है। या अगर 0 को हटा दो तो v2 डैश क्या आएगा, v2। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो, v2 डैश इज इक्वल टू v2, यानी कि जो बॉडी b है उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हैवियर बॉडी थी m2, जो हैवियर बॉडी थी उसकी स्पीड कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो होता ही है। सोचो, जब कोई ट्रक को साइकिल वाला टक्कर मारेगा तो ट्रक पर कोई फर्क पड़ेगा? ट्रक जा रही है अपना मस्ती से, साइकिल वाला टक्कर मार दिया, क्या ट्रक भाग जाएगा? ट्रक की स्पीड पर फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रक की स्पीड जो पहले थी, ट्रक की स्पीड बाद में भी होगी। वही रिजल्ट दिखा रहा है कि v2 डैश मतलब ट्रक की स्पीड कोलिजन के बाद इज इक्वल टू v2, मतलब ट्रक की स्पीड बिफोर द कोलिजन दोनों सेम है। साइकिल वाला कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा ट्रक का यार,
क्या परेशान है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। साइकिल वाला ये है M1 जिसका मास ट्रक के मास से बहुत कम है। ट्रक का मास M2 बहुत ज़्यादा है, साइकिल का मास M1 बहुत कम है। साइकिल वाला ट्रक को टक्कर मारा, ट्रक की स्पीड पर फर्क नहीं पड़ा, ट्रक की स्पीड V2 डैश इज इक्वल टू V2 सेम है। हाँ, साइकिल जो टक्कर मारा है उसकी स्पीड थोड़ी बदल जाएगी। और मज़ा तो तब आएगा इफ़ V2 इज इक्वल टू 0। अगर ट्रक रेस्ट में हो तो V2 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो V1 डैश क्या हो जाएगा? माइनस V1। मतलब अगर ट्रक रेस्ट में हो तो ट्रक पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, साइकिल जिस स्पीड से टकराएगी उसी स्पीड से वापस चली जाएगी, क्योंकि V1 डैश इज इक्वल टू क्या है? माइनस V1। ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यही होता है जब तुम किसी गेंद को किसी दीवार पर मारते हो, यही होता है। अब गेंद का मास बहुत कम है, दीवार का मास बहुत ज़्यादा है, सोचो क्या होता है? जिस स्पीड से गेंद जाती है उसी स्पीड से वापस आती है, वही रिजल्ट है ये। तो जब कोई हैवियर बॉडी को लाइटर बॉडी टकराती है और हैवियर बॉडी क्या हो? रेस्ट में होता। सुनना, जब कोई लाइटर बॉडी हैवियर बॉडी को टकराए जो कि रेस्ट में है तो हैवियर बॉडी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइटर बॉडी टकरा करके वापस लौट जाएगी। यही एग्जाम में पूछा जाएगा। कैसे? कि व्हेन अ लाइटर बॉडी कोलाइड्स अ हैवियर बॉडी एट रेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तुमको याद होना चाहिए कि जब कोई हैवियर बॉडी से लाइटर बॉडी टकराती है तो हैवियर बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, लाइटर बॉडी टकरा के वापस आ जाएगी। वही होगा जो एक दीवार पे तुम बॉल को मारते हो, जो होता है वही है ये। ठीक है, तो जब कोई लाइटर बॉडी हैवियर बॉडी को टक्कर मारे, हल्की बॉडी भारी बॉडी को टक्कर मारे, तो भारी बॉडी की स्पीड पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मूव कर रहा था मूव करेगा, अगर रेस्ट में था रेस्ट में रहेगा। लाइटर हैवियर बॉडी की बात कर रहा हूँ, और जो टक्कर मारने वाला लाइटर बॉडी था वो उसी स्पीड से टकरा कर वापस आ जाएगा अगर बॉडी रेस्ट में है तो यही स्पेशल केसेस है जो बच्चों हमको याद रखना है कि जब M1 हैवी होगा, M2 लाइटर होगा तो क्या होगा, जब M2 लाइटर होगा, M2 हैवियर होगा तो क्या होगा। बस इन्हीं बातों को ध्यान रखना, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलो तो अब स्पेशल केस नंबर आगे भी चलेंगे। अभी क्या कर रहे थे? अभी एक को बड़ा एक को छोटा ना, कि M1 ज़्यादा है, कभी M2 ज़्यादा है। अभी थर्ड केस पढ़ते हैं जब दोनों का मास इक्वल हो तो कितना खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा, तुम देखना। जब दोनों के मास इक्वल होंगे तो क्या मिलता है देखना। इसको करो तो बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी ओके, अब बच्चों केस नंबर 3 की तरफ चलो। केस नंबर 3 हमको ये मानना होगा कि दोनों के मासेस मान लो इक्वल है। मान लो अगर मैं ये कहूँ कि जो दोनों बॉडी आपस में टकरा रही हैं इनके मास आपस में इक्वल है, तो इनके मास जब इक्वल होंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? देख लो, जब मास इक्वल होगा तो ये M1 माइनस M2 ये टर्म तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा, और ये ऊपर भी 2 और 2 आ जाएगा, और ये सिर्फ क्या हो जाएगा? V2। तो व्हाट यू विल गेट V1 डैश इज इक्वल टू V2। ठीक है, सिमिलरली मास इक्वल है तो M माइनस M करोगे, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 2/2 क्योंकि ये भी M प्लस M 2M हो जाएगा, यहाँ भी 2M हो जाएगा, तो यहाँ M से M कटा आएगा तुम्हारा 1। ठीक है, तो 2 से ये 2 भी कट जाएगा, एंड अगेन यू विल गेट एंड V2 डैश विल बी इक्वल टू V1। फिर देख लो क्या होगा, अगर सवाल नहीं है तो। मास इक्वल है तो M माइनस M ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और मास अगर इक्वल होगा तो M प्लस M कितना हो गया? 2M, ऊपर भी 2M कट जाएगा, 1 बच जाएगा। सिमिलरली मास इक्वल यहाँ पर तो M प्लस M कितना हो जाएगा? 2M, ऊपर भी 2M कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो V1 डैश क्या मिल गया? V1 डैश मिल गया V2, और V2 डैश क्या मिल गया? V1। मतलब साफ है कि इंटरचेंज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलास्टिक कोलिजन में, जब बॉडीज का बच्चों मास होता है सेम, तो उनकी वेलोसिटीज जो होती है वो म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाती है।
म्यूचुअली इंटरचेंज का मतलब ये हुआ कि जो ए की स्पीड थी कोलिजन के पहले वो बी को मिल जाएगी, और जो बी की स्पीड थी पहले वो ए को मिल जाएगी। मतलब अगर कोलिजन के पहले ये चल रहा है 7 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, पलट जाएगा। ए वाले की स्पीड 3 और बी वाले क्या हो जाएगा 7। क्लियर है। तो इलास्टिक कोलिजन में बच्चों जब मास इक्वल होता है तो वेलोसिटी का अदला बदली हो जाता है। अगर कोलिजन के पहले इसकी स्पीड 7 थी, इसकी 4 थी, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलास्टिक कोलिजन में अगर दो बॉडी का मास इक्वल हो तो उनकी जो वेलोसिटीज़ है उनका आपस में अदला बदली हो जाएगा। ए की स्पीड बी को मिल जाएगी, बी की स्पीड ए को मिल जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यस। लेकिन ये तभी होगा जब कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक, और बॉडीज़ का मास क्या होगा, सेम। हमेशा नहीं होगा। दो बातों का ध्यान रखना, कोलिजन इलास्टिक और मास क्या होना चाहिए, सेम। तो ये कुछ स्पेशल केस हैं जो तुमको याद ध्यान रखने होंगे कि जब ये ज़्यादा होगा ये कम होगा तो क्या होगा, जब ये कम होगा ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जब दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा। यही स्पेशल केसेस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। हमको इस पर रेडी रहना होगा। मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे भी कॉपी कर लो। तो ये पूरा इलास्टिक कोलिजन के बारे में कहानी थी। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के बारे में इतना पढ़ के अच्छे से जाओ और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो तो कोई भी क्वेश्चन हमारा बचेगा नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया इलास्टिक कोलिजन की बात। जल्दी से लोग पढ़ लेंगे इलास्टिक कोलिजन और नेचुरल कोलिजन जल्दी से, ताकि कोलिजन की जो थ्योरी है वो फिनिश हो जाए और नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे जल्दी। ओके बच्चों, तो अभी इलास्टिक कोलिजन के बाद दो कोलिजन लोग को और समझना होगा। एक होता है इन इलास्टिक और दूसरा होता है पार्शली इलास्टिक, जिसको कभी कभी नेचुरल कोलिजन भी कहते हैं। और कुछ करना नहीं है, हम लोगों ने जो इलास्टिक कोलिजन में समझा है बस उसी को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाना है। जैसे फिर वही बात करते हैं, मान लो बॉडी एक है बच्चों, ए बॉडी है जो m1 मास की है और v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, दूसरी बॉडी है बी m2 मास की जो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। और हमको पता है कोलिजन के लिए v1 शुड बी ग्रेटर देन v2, तो वो जो वहाँ पे था वो यहाँ पर भी होल्ड करेगा। और जब स्पीड a की ज़्यादा होगी b से तो जाहिर सी बात है a कभी न कभी b को टक्कर मारेगा। और जैसे ही a बच्चों b को टक्कर मारेगा ये इनका शेप कुछ बिगड़ जाएगा, जैसा कि वहाँ बताया गया था कि बॉडी आएगी, टक्कर मारेगी, शेप बिगड़ेगा, डिफॉर्मेशन होगा और कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, जो कहाँ से आती है, एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जो बॉडी टकराती है उनके काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पर आती है। ये अच्छे से लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हल्का सा कम हो जाती है। हमने कहा था कि जो भी कोलिजन हो, जो ही सभी कोलिजन हो, यहाँ तक कहानी सब में से होती है कि बॉडी आएगी, टकराएगी, डिफॉर्मेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा इसमें स्टोर होगा, यहाँ तक सब में से होता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो कोलिजन टू कोलिजन चेंज करता है। अभी इलास्टिक कोलिजन में क्या देखा कि इसके बाद बॉडी सेपरेट हो गई, डिफॉर्मेशन गायब हो गया, खोई एनर्जी वापस मिल गई एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इन इलास्टिक कोलिजन बच्चों उन बॉडी के बीच होता है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रत्ती भर भी नहीं होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी रत्ती भर भी नहीं होगा तो क्या होगा, ये बॉडीज जो टकराई है सेपरेट ही नहीं होगी, ये चिपक जाएगी, स्टिक कर जाएगी और इसी बिगड़े हुए शेप के साथ हमेशा चलती रहेगी, कभी अलग नहीं होगी, कभी अलग होगी ही नहीं। क्यों?
क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पर बॉडी टकराती तो है मगर अलग नहीं होती है, डिफॉर्मेशन होता तो है मगर ठीक नहीं होता है, एनर्जी लॉस तो होती है मगर वापस नहीं मिलती है, अनलाइक इलास्टिक कोलिजन जहाँ सब कुछ तुमको इसका डिफरेंट होता था। तो ऐसे कोलिजन को बच्चों बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जहाँ पर बॉडी सेपरेट नहीं होती, डिफॉर्मेशन ठीक नहीं होता और एक ही साथ हमेशा वो चलते रहते हैं। और जब एक ही साथ चलेंगे तो क्यों ना इनके मास को हम इकट्ठे कंबाइन कर लें और m1 प्लस m2 मान लें और एक सिंगल वेलोसिटी v इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब अलग नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है। तो इस कोलिजन को बच्चों बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो हिस्सा इसमें लॉस हुआ है डिफॉर्मेशन में वो कभी वापस नहीं मिलने वाला है। तो अनलाइक इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कंजर्वेशन नहीं फॉलो होता। हाँ, मोमेंटम अभी भी कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि फोर्स यहाँ पे नहीं है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन देयर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन के पहले हमेशा कोलिजन के बाद जो एनर्जी होगी उससे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ लॉस हो गया है और लॉस वापस मिला नहीं है, क्योंकि डिफॉर्मेशन ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि बॉडी इलास्टिक है ही नहीं है, तो एनर्जी हमेशा लॉस होगी। तो ऐसे कोलिजन को बोलेंगे बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, थर्ड वाले में चलते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों पार्शली इलास्टिक, थोड़ा सा इलास्टिक, इसको बोलते हैं नेचुरल कोलिजन। अब इसमें क्या होता है सुनो, आधी कहानी तो वही होगी, बॉडी ए आएगी m1 मास की v1 स्पीड से चलते हुए, बॉडी b को टक्कर मारेगी m2 मास की जो v2 स्पीड से चल रही थी। टक्कर के बाद इनमें क्या होगा बच्चों, कोलिजन के बाद में डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन के बाद बॉडी, हमने क्या बताया कि यहाँ तक तो सब में सेम होगा, यहाँ फिर मैं वही बात कहूँगा, यहाँ तक में सभी में सेम होता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो पार्शली इलास्टिक कोलिजन हो। बॉडी का आना, टकराना, डिफॉर्मेशन होना, एनर्जी का स्टोर होना, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना कुछ हिस्सा, यहाँ तक सब में सेम होगा, सब में सेम होगा। इसके बाद क्या होगा वो डिपेंड करेगा बॉडीज कैसी है। अगर ये बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है तो ये बिल्कुल अलग हो जाएंगी, डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, एनर्जी वापस मिल जाएगी, एवरीथिंग इज ओके। अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक है तो रत्ती भर भी ये अलग नहीं होगी, डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगा, बॉडी अलग नहीं होगी, एनर्जी वापस नहीं मिलेगी। इसको बोलते हो परफेक्टली इनइलास्टिक। डिफॉर्मेशन परमानेंट होता है उसमें। पार्शली इलास्टिक का मतलब होता है ये कि मान लो बेटा बॉडी ऐसी है जो परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है, थोड़ा सा इलास्टिक प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इलास्टिक प्रॉपर्टी, जैसा कि नॉर्मली सब में होता है। कोई ऐसी बॉडी जर्नी नहीं जो 100% इलास्टिक हो, थोड़ा सा इलास्टिक, थोड़ा सा इलास्टिक। तो क्या होगा, नॉर्मल बॉडीज़ जो होती है, लिखा है नेचुरल नॉर्मल बॉडीज़। तो नॉर्मल बॉडीज़ जो बच्चों होती हैं उनमें थोड़ा सा इलास्टिक, थोड़ा सा पतला, थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ी सी बुराई। तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ ये होगा कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक होगा, सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन इनका डिफॉर्मेशन जो है बच्चों वो 100% रिकवर कुछ होगा, कुछ थोड़ा बहुत रिकवरी होगी, थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाती है, मगर 100% रिकवरी नहीं हो पाती है। मतलब यहाँ पर पे बॉडीज़ जो होती हैं वो अलग तो हो जाती हैं, लेकिन इनका जो डिफॉर्मेशन है वो पूरा ठीक नहीं होता,
थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह जाता है। जैसे 90% डिफॉर्मेशन मिल गया, ठीक हो गया, 10% रह गया, पार्शियली इलास्टिक है। अच्छा, कुछ डिफॉर्मेशन अगर रह जाएगा यानी कि पूरी एनर्जी वापस नहीं मिली। अगर पूरा एनर्जी वापस मिलता तो डिफॉर्मेशन पूरा खत्म हो गया होता। तो इसमें भी एनर्जी में लॉस होगा, मगर ये लॉस इस लॉस से कम होता है, क्योंकि यहाँ तो डिफॉर्मेशन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, परमानेंट डिफॉर्म हो गया। यहाँ तो कुछ तो ठीक हुआ, अलग तो हुए, थोड़ा तो रिकवरी हुई। तो एनर्जी में लॉस यहाँ भी होता है, मगर इन इलास्टिक से कम। तो याद रखना, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और नेचुरल कोलिजन या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन कहो, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी में लॉस किस में होता है? इन इलास्टिक कोलिजन में। तो एग्जाम में कभी कभी नाम लिख कर नहीं आता, बोल देगा फाइंड मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो समझ लो कि मैक्सिमम लॉस कहाँ होता है? हाँ, मैक्सिमम लॉस इन इलास्टिक कोलिजन में होता है। तो याद रखना, पार्शली इलास्टिक कोलिजन में बॉडी सेपरेट हो जाती है, डिफॉर्मेशन थोड़ा सा ठीक हो गया, थोड़ा सा रह गया, 90% रिकवरी हो गई, 10% नहीं हो पाया, क्या करोगे? झगड़ा करोगे इसके लिए? नहीं हो पाया। तो जो 10% रिकवर नहीं हो पाया है, उसके वजह से कुछ एनर्जी वापस नहीं मिल पाती है, यानी यहाँ भी एनर्जी का कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता। एनर्जी में लॉस यहाँ भी होगा, मगर ये लॉस इस लॉस से थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी वापस नहीं मिला डिफॉर्मेशन। हाँ, एक चीज़ तीनों में फॉलो होता है, अब वो होता है लीनियर मोमेंटम। यही मात्र एक ऐसी चीज़ है जो तीनों कोलिजन में कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तीनों जगह फॉलो होता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन केवल इलास्टिक में फॉलो होता है, इन इलास्टिक और नेचुरल में नहीं होता है। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश बोल सकते हो बच्चों। मोमेंटम तो कंजर्व। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं बच्चों ऐसे कोलिजन को बोलते हैं बच्चों पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, या समटाइम्स वी आल्सो कॉल देम द नेचुरल कोलिजन। बात समझ में आ रही है? चलो, तो तीनों कोलिजन को अच्छे समझ गए कैसे क्या होता है? फाइन। ओके, तो ये था बच्चों इलास्टिक कोलिजन, ये था तुम्हारा ये था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये था तुम्हारा पार्शियली इलास्टिक या नेचुरल। तो अगर तीनों को मैं फिर से तुमको बताऊं एक ब्रीफली, तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों का कंजर्वेशन फॉलो होता है। इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होती है। पार्शियल इलास्टिक या नेचुरल कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है, एनर्जी में यहाँ भी लॉस होता है, लेकिन ये लॉस इन इलास्टिक से थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारे बच्चों इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक या नेचुरल। इन तीनों कोलिजन के पीछे जो थ्योरी है, जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ तुमको मैंने आज बता दिया। अब रह गया है इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे बच्चों, तो कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे, समझेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर कह दे रहा हूँ, कोलिजन से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। अगर एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे तो बिल्कुल अटेम्प्ट करना, हो जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बहुत तंग तुमको नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिनको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा अपनी। आज मेरा यही मोटो था कि कम से कम तुमको आज कोलिजन्स के बारे में बता दूँ। जो थ्योरी है बिहाइंड इलास्टिक, इनइलास्टिक, नेचुरल, इनके पीछे जो थ्योरी है वो थ्योरी तुम तक पहुँचा दूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग दोस्तों बच्चों, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चंस भी कर सकें। ठीक है। अगर आज के कहानी में कॉन्सेप्ट में कोई तुमको दिक्कत है, समस्या है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उसमें डिस्कस ज़रूर करेंगे। और प्रैक्टिस करते रहो, क्लास 12 के क्लास भी करते रहो, टाइम बहुत कम है, जी जान लगा दो, नीट निकालना है तो बस निकालना है। ठीक है। मिलते बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।